There are two types of the wind flow close to the India, और हम उसको बेटा नॉर्थ वेस्ट नहीं बोल के विल यूज द टू टर्म. वन इज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. जो वेस्ट डायरेक्शन से आती है दैट इज नोन एज द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. ये वेस्ट से आ रही है, ओ ई आर एल वाई वेस्टर्ली जेट. ओके, दिस इज नोन एज द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. और वन इज फ्लो फ्रॉम द ईस्टर्न डायरेक्शन. तो इसको ईस्ट से आ रही है फ्रॉम द ईस्टर्न डायरेक्शन, तो ईस्ट ईस्टर्ली विंड, इसको ईस्टर्ली विंड बोलते हैं. इसका डायरेक्शन ये बेटा लाइक दिस. अब बहुत आर कहां फ्लो होती है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं प्लीज सर. सी जस्ट ओके. इंडिया में फर्स्ट वन इज फ्लो ये हिमालय, वन इज फ्लो लाइक इन सब डायरेक्शन. ओके, like this. So we can divide this Himalaya into, this is the southern part और northern part. ये हिमालय के northern part हो गया, southern part हो गया. Sorry. Okay. Northern part and southern part of Himalaya. अब this jet stream flow from the Mediterranean Sea. यहाँ पे एक Mediterranean Sea है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से above. That is known as the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea is all sides surrounded by the land. चारों तरफ land से surrounded है. इसको इसलिए Mediterranean Sea भी बोला जाता है. Okay? Means between the land जो sea है. तो this wind jet stream flow from the Mediterranean Sea. और ये जो फ्लो होती है इसकी फीचर्स में बता देता हूं बेटा. इट इज फ्लो 12,000 मीटर की हाइट पे होती है. 12,000 मीटर की हाइट, अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर. ओके. सेकंड, ड्यूरिंग द विंटर, डब्ल्यू मींस विंटर. विंटर में जो स्पीड होती है 184 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है. ड्यूरिंग द विंटर 184 किलोमीटर पर आवर. ड्यूरिंग द समर 110 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इसकी स्पीड होती है. इट मे बी गिवन इन योर बुक. ओके. तो दीज आर द स्पीड ऑफ द दिस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. एंड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का एक और फीचर है ड्यूरिंग द समर. ड्यूरिंग समर इट शिफ्टेड टू द नॉर्दर्न साइड. ये हिमालय के इस साइड चली जाती है, नॉर्दर्न साइड. और ड्यूरिंग द विंटर दैट शिफ्टेड टू द गंगा प्लेन्स. ये आ जाती है इस तरह like this during the winter. तो what happen due to that speed, अगर ये northern side में shift नहीं होती then what happens, it will be disturb the monsoon. जो monsoon आता है उसको ये disturb करती है. क्यों? क्योंकि बेटा इसकी स्पीड 110 किलोमीटर होती है ड्यूरिंग द समर. और 110 किलोमीटर से चलने वाली विंड it will be इफेक्ट द लो प्रेशर एरिया. जो गंगा प्लेन्स पे लो प्रेशर एरिया बन रहा है ना उसको ये इफेक्टेड करती. इसलिए हमें एक वरदान मानो, गॉड गिफ्ट मानो. इट शिफ्टेड टू द नॉर्दर्न साइड ड्यूरिंग द समर. अब ड्यूरिंग द विंटर व्हाट हैपेंस, अभी जो प्रेजेंट टाइम में ये कहां चल रही है, गंगा प्लेन्स इस तरह चल रही है. ड्यूरिंग प्रेजेंट टाइम ये फ्लो हो रही है यहाँ पे लाइक दिस. और स्पीड आ रही है 184 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ड्यूरिंग द विंटर. ये यहाँ पे फ्लो होती है ड्यूरिंग विंटर. तो इससे क्या हुआ, मेडिटेरेनियन सी से इट कंज्यूम द वाटर और दैट एरिया. देखना आप विद इन और 1 or 2 मंथ, विद इन 1 or 2 मंथ दैट एरिया रिसीव द रेनफॉल थ्रू दिस जेट स्ट्रीम. तो इस जो रेनफॉल इंडिया में होती है इट इज नोन एज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. बिकॉज जो विंड्स आ रही है फ्रॉम वेस्ट से आ रही है तो इसका नेम है वेस्टर्न. And it creates the disturbance inside India. That's why it is known as the
western disturbance. So this area receive the rainfall during the within 1 or 2 months. Within 1 or 2 month in the month of December or January में भी within 1 or 2 month में rainfall हो जाएगी इस एरिया में. That is known as the western disturbance. तो your concept is clear or not? जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था बेटा समझ में आया कि you have more doubt? No, sir. Cleared. Sir, no doubts. चलो ओके बेटा. Any more doubt? कुछ भी डाउट है बेटा खुल के पूछिए आप, कोई टेंशन नहीं है. व्हाट इज द एल नीनो? ओ हो, एल नीनो तो भैया वापस पूरा टाइम ले लेगा. हर्षवर्धन, एल नीनो ओनली एल नीनो ही समझना है, पूरा पीरियड चला जाएगा एल नीनो में. सर इन शॉर्ट में समझा दो. चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर. एक पीरियड भी जाए तो चला जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं, पर बच्चों को समझ में आना चाहिए. बेटा ये दो वर्ड होते हैं, एल ई एल और एस ओ. ओके, तो ई एल क्या होता है? इट इज द गल्फ स्ट्रीम. तो मैं गल्फ को भी आपको क्या लिख देता हूं? हॉट करंट. ई एल मतलब होता है हॉट करंट. हॉट करंट तो आप समझ रहे हो ना, मतलब गर्म पानी. यस सर. यस, इट इज मींस द हॉट करंट. और एसओ होता है सदर्न ऑसिलेशन. सदर्न ऑसिलेशन को आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, पीरियोडिक चेंजेस इन क्लाइमेट. इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए आप, पीरियोडिक चेंजेस इन क्लाइमेट. यानी कभी कभार जो पीरियोडिक चेंजेस होता है क्लाइमेट में 2 और 5 ईयर में, दैट इज नोन एज द एसओ. उसको हम एसओ बोलते हैं. ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में तो सदर्न ऑसिलेशन बोलेंगे. ओके, सदर्न ऑसिलेशन है. बट ये सदर्न ऑसिलेशन क्या है? जैसे ज्योग्राफी लैंग्वेज में बोलते हैं हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतना सा सिंपल लैंग्वेज कि ड्यूरिंग द विंटर नॉर्दर्न प्लेन्स रिसीव द रेनफॉल, दैट इज नोन एज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. सिंपल. तो एडी सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है? एसओ होता है. बट ये क्या? इट इज द पीरियोडिक चेंजेस इन क्लाइमेट. कब कब चेंजेस होता है? 2 और 5 ईयर के बीच में, कभी भी 2 और 5 ईयर से अप्रोक्सीमेटली. ओके, नॉट अ फिक्स पीरियड. तो 2 और 5 ईयर में जो चेंजेस होता है क्लाइमेट, सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं. और ई एल मतलब गल्फ स्ट्रीम यानी हॉट करंट होता है, जो हॉट करंट फ्लो होता है, दैट इज नोन एज द ई एल. अब ये दोनों मिलके हाउ दिस अफेक्टेड द एल नीनो. एल नीनो को कैसे बनाते हैं? अब एक ये पेरू कंट्री, पेरू, और पेरू कंट्री नियर द चिली, जो चिली भी कंट्री, पेरू कंट्रीज में क्या होता है बेटा? यहाँ कोल्ड करंट फ्लो होता है. ये मैंने डायग्राम भी आपको भेजा था, कोल्ड करंट. ओके, और ये भी नीचे अंटार्कटिक आ जाता है दैट साइड. तो ये कोल्ड करंट फ्लो होता है. और ये कोल्ड करंट फ्लो के इधर जो मेडागास्कर है, एम फॉर मेडा, जी फॉर गास्कर, मेडागास्कर. ओके, तो ये कोल्ड करंट मेडागास्कर में जाता है, ये कोल्ड करंट. ओके, और मेडागास्कर में जाके क्या करता है बेटा? ये कोल्ड करंट यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज करता है. तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर हाई होगा. तो इस जगह हाई प्रेशर क्रिएट करता है कोल्ड करंट. इट क्रिएट द हाई प्रेशर नियर द मेडागास्कर. तो यहाँ पे हाई प्रेशर पहले से है और और ज्यादा हाई हो जाएगा. जैसे इसका भी एक मेजरमेंट होता है. जैसे हाई प्रेशर पहले 1000 MB और फिर हाई प्रेशर 1000 MB से बढ़ के भी 1500 MB हो गया, तो हाई प्रेशर इंक्रीज होता है. जस्ट मिनट. ये मीटिंग कर देगा. अच्छा ठीक है. हाँ ठीक है.
ठीक है। ओके कंटिन्यू। तो इट क्रिएट्स अ हाई प्रेशर नियर द मेडागास्कर। तो जब हाई प्रेशर बनेगा तो वो क्या करता है, एक हाई प्रेशर एक तरह से इट पुश द एयर को भेजता है जिधर लो प्रेशर है, स्पीडली जाऊंगा। अब आप किसी चीज को एक पुश करके तेज भेजना हाई प्रेशर बन के, और एक कम हाई प्रेशर में जाना, इट विल बी प्ले द डिफरेंट रोल। ओके, तो दिस इज द रोल ऑफ द कोल्ड करंट एंड इट इज ए नॉर्मल सिचुएशन। इसको हम नॉर्मल सिचुएशन बोलते हैं। ओके, लेकिन व्हेन दिस हैपेंस, ये कोल्ड करंट यहाँ जाके हॉट हो जाता है, और ये हॉट करंट वापस कोल्ड हो जाता है नीचे आने पे, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेस नहीं आती बेटा नीचे। कभी देखो सन की डायरेक्ट रेस नहीं आती नीचे, ये अगेन कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड होता हुआ यहाँ तक जाएगा। ओके, बट ये कोल्ड और हॉट करंट किस पे डिपेंड करते हैं? इट डिपेंड ऑन द सन एनर्जी, सनलाइट। अब सनलाइट जैसे राजस्थान में, आप हमेशा ऐसा तो है नहीं बेटा, जैसे राजस्थान में कभी कभी ऐसा भी समर आता है इन द मंथ ऑफ जून, जब हमारे यहाँ इन राजस्थान 47 और 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। मैं भी कभी कभी हम नहीं कहते कि बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर 47 टू 48 चला गया। ओके, 47 टू 48 इन राजस्थान। समटाइम ये टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली भी हो जाता है। तो जरूरी थोड़ी कि हमेशा इतना हॉट हो, कभी कभी बहुत ज्यादा हॉट होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। अब अभी से आपको अक्टूबर में कितना कोल्ड फील होना, विद एट द बिगिनिंग ऑफ नवंबर हम कितना कोल्ड फील कर रहे हैं। तो कभी कभी कोल्ड टेम्परेचर इतना होता है कि हम कहते हैं कि यार इस बार बहुत कोल्ड हुआ, लास्ट ईयर से ज्यादा कोल्ड है। तो दिस हैपेंस ऑन द इंसोलेशन बेटा। इंसोलेशन मींस व्हाट, कि सन की एनर्जी कितनी आ रही है आपके पास। अब कभी कभी ड्यू टू द पोल्यूशन, ड्यू टू द ओजोन लेयर, कभी कभी टेम्परेचर इतना ज्यादा इंसोलेशन सन का होता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। और कभी कभी हमारे जैसे कोरोना की वजह से इस साल पोल्यूशन नहीं हुआ, तो इट में भी पॉसिबल कुछ ऐसे फैक्टर है कि टेम्परेचर कम हो जाता है 1 और 2 डिग्री। तो दिस इंसोलेशन पे डिपेंड करता है। इंसोलेशन मींस व्हाट, सनलाइट। इस सनलाइट कितनी अर्थ सरफेस पे आ रही है, तो कभी कभी इंसोलेशन कम हो जाता है इस एरिया में। जब इंसोलेशन सनलाइट कम होगी तो ये कोल्ड करंट जो है ना, सॉरी, इंसोलेशन कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है। तो कभी कभी सनलाइट का इंसोलेशन ज्यादा होने पे ये कोल्ड करंट किस पे कन्वर्ट हो जाता है बेटा, हॉट करंट में। ये कन्वर्ट हो जाएगा, हॉट करंट पे कन्वर्ट हो जाएगा। और एक तो ये फैक्टर हो गया, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। एक फैक्टर होता है जो परमानेंट ट्रेड विंड चलती है। कभी भी ट्रेड विंड जो चलती है ना, वो इंसोलेशन कम होने की वजह से इनकी भी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि जितना इक्वेटर पे इंसोलेशन होगा उतनी ट्रेड विंड स्पीड स्लो होगी। तो ये ट्रेड विंड क्या होती है कि इंसोलेशन कम होने की वजह से इतनी स्पीडली फ्लो नहीं होती, और ये करंट जो होल्ड करंट है यहाँ पे, यहाँ क्या होगा बेटा, होल्ड करंट बन जाएगा इस एरिया में। कब होगा ऐसा, 2 और 5 ईयर में कभी कभार ऐसा होता है। तो यहाँ पे कोल्ड की जगह क्या बन गया, हॉट करंट बन गया। क्यों बना, ड्यू टू द इंसोलेशन ऑफ सन। इतना सा ध्यान रखना। तो हॉट करंट बन जाएगा, तो ये हॉट करंट क्या होगा, कोल्ड करंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हॉट में, क्योंकि इंसोलेशन कम है सन का, हॉट में कन्वर्ट हो गया, ये भी हॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक चीज बताओ बेटा, जहाँ ये हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा था, तो हम हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर तो क्रिएट करेगा नहीं, बट हाई प्रेशर को डिक्रीज तो करेगा। अगर ये अर्लियर टाइम 1000 एमपी आ रहा है, मिलीबार आ रहा है 1000, तो ये हाई प्रेशर 500 मिलीबार आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके कम होने से क्या होगा, साउथ वेस्ट विंड मॉनसून की जो विंड्स है, तो ये पुश करेगा इनको, साउथ वेस्ट मॉनसून की जो विंड को पुश करेगा, ये इतनी स्पीड से पुश नहीं कर पाएगा। तो व्हाट हैपेंस, रिजल्ट क्या होंगे, अनइवन रेनफॉल इन इंडिया। कुछ एरिया तो ऐसा होगा जहाँ ड्राउट आ जाएगा, कुछ एरिया बिल्कुल फ्लड में चला जाएगा। ओके, किसी जगह ड्राउट, किसी जगह फ्लड। अनइवन रेनफॉल होगी, किसकी वजह से, एल नीनो की वजह से। ओके, सेकेंड रिजल्ट क्या होगा, मॉनसून डिले होगा। डिले मतलब जिस टाइम को उसको इंडिया को टच करना चाहिए, केरला बॉर्डर्स को, इट विल बी डिले, मतलब उस टाइम से लेट आएगा, क्योंकि विंड में इतनी स्पीड नहीं है। विंड की स्पीड नहीं होगी। स्पीड क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेशर को डिक्रीज कर दिया किसने, हॉट करंट ने।
तो ये जो करंट है दैट इज नोन एज द एल, ये करंट एल बोला जाता है इस करंट को, जो हॉट से हॉट में चेंज हो गया, दैट इज नोन एज द एल। और ये जो चेंजिंग हुआ है, दिस चेंजेस हैपेंस 2 और 5 इयर्स, दैट इज नोन एज द एसओ, इसको एसओ बोला जाता है। तो कंप्लीट सिनेरियो ऑफ दिस climate changes is known as the El Nino. If you have any doubt, again you may be asking. Hello. Yes, sir. Yes, sir. बेटा फिर भी डाउट है, यू में भी आस्क, किसी भी जगह आपको लगता है। No, sir. सर आपने तो LSO लिख रखा है, वो तो एल नीनो है। अरे बेटा एल नीनो जो है ना, वो बात तो है कि EL मतलब एल नीनो, और उसको आप एसओ मतलब सडन ऑसिलेशन होता है, तो आप एलओ उसको तो दे रखा है ना एल नीनो, वो मीनिंग सेम ही है, ये सेम ही है पूरी जो प्रोसेस है। अब मैं एक तरह से बोल दूं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एक तरफ बोल रहा हूँ जेट स्ट्रीम, बोथ आर सेम, दोनों सेम ही। ओके सर। ये ज्योग्राफिकल नेम इनके चेंजेस है। अब जैसे हम कभी नहीं कहते किसी चीज के लिए, जैसे सपोज आप कोस्टल एरिया पे खड़े हो और वहां पे कोल्ड विंड आई, तो आप तो सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे कोल्ड विंड आ रही है, लेकिन एक ज्योग्राफिकल वर्ड्स उसके लिए डिफरेंट है, जिसको आप लैंड से चलने वाली विंड को क्या बोलते हो और कोस्टल सी में चलने वाली लैंड, यूर स्टडी ना अर्लियर। तो ऐसे ज्योग्राफिकल टर्म्स डिफरेंट होते हैं। तो ये एल नीनो की पूरी प्रोसेस है। EL मतलब होता है डेट, इसको पूरा एल नीनो बोला जाता है, इस पूरे वर्ड को EL मतलब एल नीनो। और सडन ऑसिलेशन जो ये चेंजेस होता है, दैट इज सिंपल, ये एल नीनो तो पूरा वर्ड है। दिस कोल्ड और कोल्ड करंट की पूरी स्टोरी होने दे एल नीनो। और क्या बोलते हैं डजंट मैटर, आपको तो ये बताओ कि जो टॉपिक है दिस इज योर कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट। ये देखो बेटा, आपको क्लियर। डाउट है यू में भी Yes, आज sir, तक clear. आपके लिए हूं आ गया। Sir, clear. ओके, अब एनी मोर डाउट इस चैप्टर को? ये तो अच्छी बात है बेटा, एक बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ, ये ज्योग्राफी का क्लाइमेट चैप्टर मेरे 28 डेज तक चला था, बिफोर 4 to 5 ईयर पहले मैंने एक क्लास में 28 डेज, यानी नॉट ए रेगुलर डे, टीचिंग डेज, 28 डेज तक ये क्लाइमेट चला। जितना मैं बच्चों को पढ़ाता उतने डाउट आते, फिर पढ़ाया फिर डाउट, फिर पढ़ाता फिर डाउट, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि लाइफ में मुझे पता है कि इन क्लास 10 देयर इज नो सच कंसर्न विद द क्लास 10, कुछ भी नहीं है, बट इट रियली इट इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ, ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप जब भी कहोगे यार दिस रेनफॉल हो रही है, व्हाई दिस हैपन, तो कम से कम आपके कंसेप्ट क्लियर तो यार कि ये चैप्टर हमने एक बार ही स्टडी किया है, फ्यूचर में कहीं काम नहीं आएगा बट डेली लाइफ में काम आएगा, तो योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। इसलिए मैं इस चैप्टर को इतना डीपली आपको पढ़ाता हूँ बेटा, ताकि आपको पता चले कि दिसंबर में रेनफॉल हो रही तो आप कर सकते हो दिस हैपेंड ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब न्यूज़पेपर में आता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से राजस्थान में रेनफॉल हुई, आपके फादर ने उठा के पूछ लिया कि व्हाट इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बेटा तुमने भी पढ़ा होगा तो यू मस्ट बी नो अबाउट द व्हाट इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। चलिए ओके, डजंट मैटर। अभी डाउट और नोट, इसके अलावा एनी डाउट यू मे बी आस्क, नहीं तो फिर विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। और न्यू चैप्टर जो भी है बेटा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, मोस्टली जो वर्बल लेक्चर ज्यादा है उसमें। तो इफ यू एनी डाउट यू मे बी आस्क, लेटर ऑन विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। अभी हमारे पास 10 to 12 मिनट्स है, नो डाउट। शैल आई स्टार्ट न्यू चैप्टर? Yes, sir. ओके बेटा, यस सर। तो Yes, sir. इंट्रोडक्शन ही देता हूँ चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर तो स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ओके बेटा, तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन थोड़ा आप 10th में जाओगे तो उसको 2 टाइप से पढ़ोगे। दिस लाइन इज नोन एज द इन योर मैथमेटिक्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल। Vertical.
Vertical. This one horizontal. horizontal. Okay. So Horizontal. what are the horizontal power sharing? Or what are the vertical power sharing? Anyone? देखिए, I know very well this topic earlier you have studied. आपने पढ़ रखे इन क्लास 8, बट when नेम चेंज हो गया इन क्लास 9th में आके इनका और 10th में जो आके, तो what are the vertical power sharing, what are the horizontal power sharing? अब suppose in vertical power sharing, it means अब सिंपल से लैंग्वेज में आप समझिए, suppose this, what are the difference between the all 3 points? एक है कि यहाँ पे लेवल का डिवीजन है, डिवीजन मतलब कि एक को ज्यादा पावर है, एक को कम पावर है. ओके, इन वर्टिकल लाइन one is more powerful sorry, first one is more powerful compared than the board 2, second one is the more powerful compared than the 3. Okay, this is known as the vertical power sharing, or this one known as the horizontal, means all are in same power, सब तीनों के तीनों एक ही पावर शेयर करते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन बताओ those have the same power. L for legislature, E for executive, और J for executive, तो you are judiciary. Judiciary. class 8 power sharing or not? Yes, Yes, sir. sir. एक complete chapter था. Yes, sir. तो दिस इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल पावर Yes, शेयरिंग, sir. क्योंकि तीनों के तीनों ऑर्गन्स जो इंस्टीट्यूशन से, ऑल 3 ऑर्गन्स आर इन सेम पावर, नो वन इज मोर पावरफुल कंपेयर देन अदर. ठीक है, हम जुडिशरी को ज्यादा पावरफुल मानते हैं, बट उसको कॉन्स्टिट्यूशन मानता है. तो ऑल 3 आर इन सेम पावर, बट दे कांट डिस्टर्ब अदर वर्क. ओके, तो दिस ऑल आर 3 इन सेम लाइन, same power. This is known as the horizontal power sharing. अब vertical power sharing, तो first one is the more powerful. तो which one? C or G? Central government. Second one is the state government. Third one is the local government. तो central government is more powerful compared than the both. State government is more powerful compared than the local government, or local government is the last vertical power sharing institutions in India. So this one known as the vertical power sharing, or this one known as the horizontal power sharing. Okay, ये horizontal. अब आपने 8th में क्या स्टडी किया था मैं बताता हूँ. लिसन, this one you are studying in the form of separation of power. ये पढ़ा था बेटा सेपरेशन ऑफ पावर इन क्लास 8. इसको Yes, Yes, sir. ओके, और इसको पढ़ा था आपने क्लास 8 में फेडरलिज्म. इसको फेडरलिज्म नेम से स्टडी किया था इन क्लास 8. यस और नो? यू आर स्टडी दिस टॉपिक थ्रू बाय द नेम ऑफ फेडरलिज्म और नॉट? हेलो, यस सर. ओके बेटा, तो दिस इज नोन एज द वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. तो इन दिस चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो विल डिस्कस डिटेल. ये हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर 3 इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से 3 इंस्टीट्यूशंस है, हाउ दिस इंस्टीट्यूशंस आर वर्क, हु टेक द डिसीजन in parliament, who is the head of state president, or how the laws pass inside the upper and lower house, means Rajya Sabha and in. So what are the powers of president, what are the powers of prime minister, what the judiciary, how we appoint the chief justice.
तो all these details will discuss in this chapter. So I hope tomorrow onwards we'll start this chapter dear. Okay, today introduction ही दिया मैंने. Introduction भी इस chapter का इतना है कि 2 और 3 पीरियड तक भी करो तो भी कम है. तो ये मैंने एक सिंपल सा आपको वो इंटरगेट बताया कि how to we start this chapter. That is the we'll discuss about all 3 institutions. तो ये हो गए वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन मींस हाउ दिस इंस्टीट्यूशंस आर वर्क. तो लेजिस्लेशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आएंगे बेटा? लेजिस्लेशन में 2 इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा. लोकसभा. गुड. अब एग्जीक्यूटिव में परमानेंट मेंबर, टेम्परेरी मेंबर जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं. अब परमानेंट मेंबर्स तो हो जाएंगे बेटा गवर्नमेंट सर्वेंट, और टेम्परेरी मेंबर्स इलेक्टेड लीडर्स हु टेक द एक्शन लाइक ए चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स जो एक्शन ले सके. तो इसमें 2 मेंबर्स आ जाएंगे परमानेंट एंड टेम्परेरी. जुडिशरी में 3 लेवल्स आ जाएंगे, लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. So all this detail we'll discuss in this chapter. Okay? So thanks dear student. Have a good day. Tomorrow we'll continue through this chapter. Bye, sir. Okay, sir. Okay.